और इन सब चीज़ों के बाद इलॉन मस्क के साथ भगवान ने भी मजाक कर दिया, जहां पर जम्मू और राजस्थान के अंदर भारी भंडार निकला है लिथियम के, और इस वजह से टाटा जैसे बड़े प्लेयर्स ईवी बैटरीज के अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लेशपेश होंगे। वेलकम टू ट्रूरेक्स। आज के वीडियो हमारा है हाउ नितिन गडकरी क्रैश्ड टेस्लास ईगो, एंड ऑफ चाइनीज डोमिनेंस। यानी आप समझ गए हैं पिछले दिनों में जो चल रही थी पिछले 1-1.5-2 सालों से कि टेस्ला इंडिया में आना चाहता है, लेकिन अपनी शराइत के मुताबिक। लेकिन नितिन गडकरी जो इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको अगर आना है तो इंडिया की शराइत के मुताबिक आना पड़ेगा, हम आपको इंसेंटिव जरूर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप चाइना में बनाएं और इंडिया में बेचें, बल्कि आप इंडिया में बनाएं इंडिया में बेचें, या फिर इंडिया में बनाएं और बाहर बेचें, तो ऐसा चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि आप चाइना में बनाएं और हमारे यहाँ पे बेचें, तो मोनोपोली तो देखेंगे। आपके साथ मिलकर ओरिजिनल वीडियो का लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। टेस्ला कभी भी ऐसी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप नहीं करेगी जहां पर उन्हें पहले कार सेल करने की परमिशन ना मिले। ये कहना था टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क का। और ऐसे ही एक दूसरे ट्वीट के अंदर जब एक इंडियन यूजर ने उनसे कहा कि इंडिया के अंदर टेस्ला को जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाए, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दिया कि इंडिया में किसी भी बड़ी कंट्री के मुकाबले सबसे ज्यादा टैक्सेस लगते हैं। और ये बात कहीं हद तक ठीक भी है। इंडिया में किसी भी गाड़ी की CIF यानी कि कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट अगर $40,000 या रफली 32 लाख रुपए से कम है तो उस पर 60%, और अगर ज्यादा है तो 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, और इस सब के ऊपर एडिशनल 10% सोशल वेलफेयर सेस देना पड़ता है। और इसी रीजन की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने टेस्ला को सजेस्ट किया था कि वो कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट इंडिया के अंदर ही लोकली असेंबल करे और 30% पार्ट्स वो लोकल मैन्युफैक्चरर से ले। बट टेस्ला अपनी जिद पर अड़ी रही, और उनका कहना ये था कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स में वो कैपेबिलिटीज है ही नहीं कि वो टेस्ला के सोफिस्टिकेटेड पार्ट्स असेंबल कर सके। और इसी चीज पर नितिन गडकरी जी, जो कि हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया टुडे को इंटरव्यू देते हुए बोला कि अगर टेस्ला को ये लगता है कि वो चाइना में गाड़ियां बनाकर इंडिया में बेच सकेंगे तो वो ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। लेकिन अब कहानी में मोड़ आ चुका है, क्योंकि 2017 से चली आ रही ये रस्साकसी के अंदर फाइनली टेस्ला ने हार मान ली है। और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो अब टेस्ला इंटरेस्टेड है अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में ओपन करने के लिए। और आज अब इस वीडियो में यही जानेंगे कि भाई आखिर ये टेस्ला ने 180 डिग्री वाला टर्न लिया कैसे, और कैसे ये भारत सरकार और भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अब टेस्ला के इस अचानक हृदय परिवर्तन को समझने के लिए हमें टेस्ला की जड़ें खोदनी पड़ेंगी। अपनी शुरुआत से ही टेस्ला एक बड़ी ही रेवोल्यूशनाइजिंग चीज थी। ये कार नहीं, एक टेक बेच रहे थे। इन्होंने शुरुआत में टेस्ला रोडस्टर लॉन्च करी थी, जो कि कोई खास नहीं बिकी थी क्योंकि एक स्पोर्ट्स कार थी। लेकिन असली मजा तब आया जब टेस्ला ने मॉडल S को लॉन्च करा, जो कि एक लग्जरी कार थी, और इसकी तरफ पूरी दुनिया की नजरें हो गई थी। पर बड़ी बात तब हुई जब 2017 में मॉडल 3 को लॉन्च करा गया, जो कि एक मास मार्केट इलेक्ट्रिक कार थी। और देखते ही देखते ये गाड़ी पूरी दुनिया के अंदर बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार बन गई। और इन्हीं सब गाड़ियों की वजह से टेस्ला ने US की मार्केट के अंदर 50% शेयर हासिल कर लिया EV सेगमेंट के अंदर। अब ये सब देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी हार्श है। दरअसल 2019 में टोटल फॉसिल फ्यूल कार्स की सेल थी 56 मिलियन यूनिट्स की, और EVs की कितनी थी? सिर्फ 2.1 मिलियन यूनिट्स। और इनके अंदर भी टेस्ला की गाड़ियां सिर्फ 3,67,000 यूनिट्स ही बिकी थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि टेस्ला का 50% रेवेन्यू सिर्फ USA मार्केट से आता है, जिससे कि ये समझ में आता है कि उनकी कोई वर्ल्ड वाइड बड़ी प्रेजेंस नहीं है, और इसीलिए टेस्ला ग्लोबली एक्सपेंशन चाहते थे। दरअसल टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्रीज में होती हैं, जो अपनी 100% कैपेसिटी के अंदर 2 मिलियन यूनिट्स निकाल सकती हैं एक साल के अंदर। और ऐसी उनके पास 3 गीगा फैक्ट्रीज हैं USA के अंदर, एक नेवाडा में है, एक न्यूयॉर्क में और एक टेक्सास में है। लेकिन अगर बाकी दुनिया की बात करें तो टेस्ला की सिर्फ 2 गीगा फैक्ट्रीज हैं, जिसमें एक जर्मनी में है और एक शंघाई चीन में है। और ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि टेस्ला ने अपने ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए यूरोप के अंदर ऑटो हब को चुना, यानी कि जर्मनी को। और ऐसे ही उन्होंने चाइना के साथ भी करा, जो कि एशिया के अंदर सबसे बड़ा ऑटो हब है। और ऐसे डिसीजंस की वजह से उनको बहुत ज़्यादा फायदा भी मिला। जैसे जहां उनका US का रेवेन्यू $40 बिलियन का था, वहीं चाइना से वो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पैसा कमाते, यानी कि $18 बिलियन। और देखते ही देखते चाइना की मार्केट US की सेकंड सबसे बड़ी मार्केट बन गई, जहां पर वो 40% गाड़ियां बेच रहे थे, यानी कि 50% US में और 40% चाइना में और बाकी के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। लेकिन चाइना के अंदर सब कुछ हरा भरा नहीं था। दरअसल टेस्ला चाइना से पैसा तो कमा रहे थे, लेकिन वहां पर बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा था उनको। और सबसे बड़ी दिक्कत एक मार्केट के अंदर क्या हो सकती है? यस, कंपटीशन। जहां चाइना टेस्ला के लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, वहीं दूसरी तरफ चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि BYD, नियो, गीली और एक्सपैंग वगैरह टेस्ला को कड़ा कंपटीशन दे रहे हैं वहां की लोकल मार्केट के अंदर। और उनका USP है कॉम्पिटिटिवली लोअर प्राइस। हाँ, चाइनीज कार्स काफ़ी ज़्यादा सस्ती हैं, और इनके कंपैरिजन में टेस्ला की कार्स के प्राइस $40,000 से चालू होकर $70,000 तक जाते हैं चाइना के अंदर।
और इन सब के ऊपर चाइनीज गवर्नमेंट के लोकल इंडस्ट्री को पुश करने के लिए इंसेंटिव्स और आईपी राइट्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट ना करना एक बड़ा सरदर्द है टेस्ला के लिए वहाँ पर। अब ये जो आईपी राइट्स वाली मैं बात कर रहा हूँ ना, ये वही है जो वो कॉपी कर लेते हैं किसी की भी गाड़ी उठा के, रेंज रोवर का कुछ बना देंगे और जीप रैंगलर का कुछ बना देंगे, वो सबकी कॉपी कर लेते हैं। अब ये तो रही टेस्ला की वहाँ पर काम करने से जुड़ी दिक्कतें। दूसरी प्रॉब्लम जो टेस्ला को फेस करनी पड़ रही है वो है क्वालिटी इश्यूज। हम सब जानते हैं कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कैसी होती है शुरुआत के प्रोडक्ट्स में एटलीस्ट। और अगर हम ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स की माने तो टेस्ला को कंप्लेंट्स की वजह से चाइनीज फैक्ट्री में अपनी प्रोडक्शन को 56,000 तक गिराना पड़ा है दिसंबर 2022 से 2023 तक। और तो और इस घटिया क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग की वजह से उनको 1 मिलियन रिकॉल्स भी करने पड़े हैं अपनी गाड़ियों के। और इन सब परेशानियों के अलावा यूएस चाइना ट्रेड वॉर एक अलग ही मुसीबत बना हुआ है टेस्ला के लिए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, जो कि एक चाइनीज बेस्ड न्यूज़ पोर्टल है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने टेस्ला को अपनी प्रोडक्शन लाइन शंघाई में बढ़ाने से ब्लॉक कर दिया है। इसी बीच मार्च 2021 में राउटर्स ने रिपोर्ट किया था कि जासूसी सस्पिशियस के कारण चाइनीज गवर्नमेंट अपने सरकारी कर्मचारियों को गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर टेस्ला को पार्क नहीं करने दे रही है। और इन्हीं सब दिक्कतों के चलते चाइना में दिसंबर 2022 में ईयर ऑन ईयर टेस्ला की सेल 21% तक गिर गई। अब इन सब बातों के बाद टेस्ला को ये समझ में आ चुका था कि उन्हें सिर्फ एक बड़ा मार्केट ही नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा मार्केट भी चाहिए जिसके यूएसए के साथ रिलेशनशिप अच्छे हों। और यहीं पर आता है इंडिया का रोल। टेस्ला को साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स पर कब्जा करना है। और जैसा मैंने अभी बताया, वो चाइना से दुखी हैं और दूसरा बड़ा ऑप्शन उनको इंडिया ही दिखाई देता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और भले ही 2017 में टेस्ला के लिए इंडिया को इग्नोर करना आसान रहा हो, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है वो काम जो गवर्नमेंट ने इंडिया में पिछले कुछ सालों के अंदर करे हैं ईवीज के इकोसिस्टम को सुधारने के लिए। इंडिया ने भले ही लेट स्टार्ट किया हो, लेकिन अब गवर्नमेंट कार्बन इमिशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इंडिया का गोल है 2030 तक 45% के नीचे कार्बन इंटेंसिटी को करना और 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन तक पहुंचना। और इन सब में ईवीज एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है, जैसा हम सब जानते ही हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फास्टर अडॉप्शन ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि फेम स्कीम लॉन्च किया, जहां कंज्यूमर्स को इंसेंटिवाइज किया जाता है ईवीज खरीदने पर। ये पॉलिसी सच में काम करती है, स्पेशली इंडिया जैसे कॉस्ट डोमिनेटेड मार्केट्स में। और इसी की सक्सेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने फेम 2 भी लॉन्च कर दिया है, जहां पर वो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि चार्जिंग स्टेशंस और ईवीज की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह में उसको पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। और इस स्कीम से एस्टिमेटेड 20 लाख पैसेंजर्स को सुविधा मिलेगी और 4 लाख चार्जिंग स्टेशंस खोले जाएंगे छोटे बड़े। साथ ही में गवर्नमेंट ने ओला उबर जैसे कंपनीज को भी ये बोला है कि वो 40% हिस्सेदारी ईवीज की रखें अपनी फ्लीट्स के अंदर। इन सब चीज़ों के अलावा गवर्नमेंट ईवी इकोसिस्टम के ऊपर भी बहुत मजबूती से काम कर रही है। सितंबर 2022 में 1,54,000 करोड़ का जॉइंट वेंचर एमओयू वेदांता फॉक्सकॉन के साथ साइन किया गया है, ताकि इंडिया में सेमीकंडक्टर्स को बनाया जा सके। और ये जो सेमीकंडक्टर्स वाली बात है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में यूज होते हैं ईवीज के अंदर इन कंपेरिजन विद इंटरनल कंबशन इंजन। और इस बात को हम फोर्ड की गाड़ियों के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फोर्ड की फोकस एक आईसीई इंजन वाली गाड़ी है जिसमें रफली 300 चिप्स होती हैं, लेकिन वहीं फोर्ड की मार्क ई जो कि एक ईवी है, उसके अंदर 3,000 चिप्स यूज होती हैं। तो आप खुद सोचिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ऐसे प्लांट्स को बेस करना। इसके अलावा इंडियन ओईएम्स ने लार्ज कंपोनेंट बेस भी डेवलप कर लिए हैं इंडिया के अंदर, जहां पर फैब्रिकेशन, डिफरेंशियल गियर्स वगैरह और मोटर्स वगैरह बनाई जाएंगी। और इन सब चीज़ों के बाद इलॉन मस्क के साथ भगवान ने भी मजाक कर दिया, जहां पर जम्मू और राजस्थान के अंदर भारी भंडार निकला है लिथियम के। और इस वजह से टाटा जैसे बड़े प्लेयर्स ईवी बैटरीज के अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो कि दिखाता है इंडिया की चेंजिंग इकोसिस्टम को। और यही वो सारे रीजंस हैं जिनके चलते टेस्ला इंडिया के अंदर अपने प्लांट सेटअप करने पर, यहाँ पर गाड़ियाँ बेचने पर और यहाँ से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करने पर इतना ज़्यादा मजबूर हो चुका है। और इन सब चीज़ों के लिए जो सबसे बड़ा श्रेय है, मैं बोलूँगा वो जाता है नितिन गडकरी जी को। उनका इस तरीके का विजन और एटीट्यूड टेस्ला को साफ चेतावनी देता है कि आप आओगे तो वेलकम है, नहीं आओगे तो भीड़ कम है। क्योंकि अब इंडिया के अंदर बहुत सारी अच्छी इलेक्ट्रिक कार्स बनने लग गई हैं इन सारे इनिशिएटिव्स के बाद। और इन चीज़ों से हमें आगे भी सीख लेनी चाहिए कि फॉरेन कंपनीज के पीछे भागने से अच्छा ये है कि आप अपनी कंट्री में ही इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम को डेवलप कर लें, ताकि बाहर की कंपनियां भी इंडिया के अंदर आने के लिए मजबूर हो जाए। और अब जब टेस्ला मजबूरी के अंदर ही सही इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, तो आप जानते हैं इससे क्या क्या फायदा होने वाला है इंडिया को। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि जब वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वो यहाँ की कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, जिससे कि यहाँ के कंपोनेंट सप्लायर को और बाकी कंपनीज को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और उन कंपनीज के अंदर काम करने वाले इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा कुशल होंगे। साथ ही साथ जो लोग टेस्ला के अंदर खुद काम करेंगे और जब वो टेस्ला को छोड़कर किसी और इंडियन कंपनी में या किसी और दूसरी कंपनी में जाएंगे इंडिया के अंदर ही, तो वो अपनी नॉलेज को वहाँ पर डिलीवर करेंगे। और ऐसा तो होता ही है,
इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अमेरिका की रिवियन इलेक्ट्रिक ट्रक कंपनी, जिसके अंदर बहुत सारे टेस्ला के इंजीनियर्स काम करते हैं और वहाँ पर अपनी नॉलेज साझा करते हैं, जिससे वो बहुत अच्छे इलेक्ट्रिक ट्रक्स बना पाते हैं। और इससे जो लास्ट और सबसे बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है वो मिलने वाला है कंज्यूमर्स को। जब टेस्ला अपनी गाड़ियाँ इंडिया में लेकर आएंगी तो उस वजह से हमारी इंडियन कंपनीज़ को या बाकी कंपनीज जो इंडिया के अंदर काम कर रही हैं उनको अपनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट मजबूरी में करना ही पड़ेगा और अपनी गाड़ियों को कॉस्ट इफेक्टिव प्राइजेस पर डालना पड़ेगा ताकि इंडिया के लोगों का भला हो सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर छोड़िए। थैंक यू। टेस्ला का जो एग्जांपल है वो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं कि कैसे जो जियोपॉलिटिक्स है वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को इस तरह से इफेक्ट करता है। अब ये चाइना वाला मामला और चाइना का और अमेरिका का जो मामला है आपस में एक दूसरे के साथ जो इनकी बनती नहीं है और सिक्योरिटी इश्यूज और इस तरह ये वो जैसे एग्जांपल भाई ने बताई है, तो जियोपॉलिटिक्स है ना, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी, ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है, इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी बेतहाशा एग्जांपल्स हैं। अब जियोपॉलिटिक्स में एक और बहुत बड़ी बात क्या है कि इनका आपस में ट्रेड वॉर जो है अमेरिका का और चाइना का, तो उसके बीच में अब एक कंपनी अमेरिकन हो और वो चाइना में काम कर रही हो, कितनी ज़्यादा मसले आते होंगे इस तरह। लेकिन उसी जगह बरक्स उसके उलट जब हम देखते हैं उसके साथ ही जो एक नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ पे जो सुविधाएं मिल रही हैं कंपेयर टू चाइना, नो डाउट अभी फिलहाल कम है चाइना की निस्बत, लेकिन ये कि यहाँ पे उस तरह के मसले नहीं है कि इनकी आपस में डायरेक्ट नहीं लगती, क्योंकि इंडिया जो चाइना और अमेरिका है वो आपस में लगा के रखते हैं हमेशा। इंडिया किसी के साथ लगा के नहीं रखता। हाँ, किसी को वैसी जेलसी है, प्रॉब्लम है, जैसे अमेरिका को होती भी रही है पिछले कुछ पास्ट ईयर्स में, कुछ नहीं बल्कि शुरू से ही हो रही है कि हमारे ब्लॉक में आप क्यों नहीं आते, जबकि इंडिया किसी के ब्लॉक में जाना पसंद नहीं करता। रशियन ऑयल जब लिया उन्होंने लास्ट टाइम सस्ता रशियन ऑयल, और उसको रुपीज़ और रूबल में जब ट्रेड किया तो अमेरिका को उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम हुई है। लेकिन वो प्रॉब्लम अमेरिका की साइड से, वो म्यूचुअल प्रॉब्लम नहीं है, वो इंडिया की साइड से प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका की साइड से। इंडिया जब आप करना चाह रहा है, इंडिया कर पा रहा है, तो वो क्यों ना करे। लेकिन अमेरिका और चाइना के जो प्रॉब्लम्स है वो म्यूचुअल होते हैं कि यहाँ से भी उनका वैर होता है और इधर से भी होता है। तो वो फिर उनकी बुद्धि का मसला है ना, उनकी जो अना का मसला है, उनकी जो साइकोलॉजिकल अना है, कैसे बोलना चाहिए इसको, मॉब की, पूरे मॉब आप कह लें या पूरी उनकी कम्युनिटी की इस तरह। लेकिन यहाँ पे सीन बरक्स है, यहाँ किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस ग्रोथ से लेना देना है, कोई सड़ता है जलता है, कोई मसला नहीं है। तो जब यहाँ टेस्ला आएगा तो उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ इतने में ही कि अगर वो चाइना से हटा के इंडिया में ले आता है। लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं कि जो यहाँ पे ज़खायर निकले लिथियम के, लिथियम आपको पता है कि बैटरीज बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल या बाकी जितनी भी बैटरीज का काम है उसमें कितना ज़्यादा बड़ा रोल है इसका। इससे पहले जब हमने इंडिया के ये लिथियम निकलने से पहले जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़खायर थे लिथियम के, वो चिली के पास, अर्जेंटीना के पास और इस तरह 4-5 और कंट्रीज़ हैं जो टॉप में आती हैं। लेकिन अब टॉप में इंडिया की लिस्ट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो रियासी में जो जम्मू में निकला था जो 60 लाख टन मेरे ख्याल में, आई थिंक जो रियासी में डिस्कवर किया गया था लिथियम, और उसके अलावा भी कहीं पे ना मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश वाली साइड पे भी कुछ नया लिथियम मिला था, मतलब डिस्कवर हुआ था। तो ये वो चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता आने वाला जो काम है वो कर सकती हैं, जिसमें इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा चिली से या अर्जेंटीना से या किसी और कंट्री से जिनके पास लिथियम के ज़खायर या रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा है। और इसका जो असर पड़ा है ओवरऑल कि टेस्ला ना आने की वजह से इंडिया की मार्केट पे, कि अगर टेस्ला आ जाती तो वो एक तरह अपनी मोनोपोली बना लेती, ज़्यादा ना भी बना पाती, 50% तो बनाया ना उन्होंने अमेरिका में, और इसी तरह 40% उन्होंने चाइना में भी बनाई हुई है, और बाकी की पूरी दुनिया में 10% है। तो यहाँ पे आके भी काफ़ी हद तक उन्होंने कर लेना, क्योंकि बड़ी मार्केट है। आप देखें, अगर अभी आ गई होती है अभी तक टेस्ला, आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले, तो यहाँ पे जितनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं ईवी की, इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो इस तरह ग्रो ना कर पाई होती, और वो सारी मार्केट टेस्ला लेकर चला जाता, और वो सारा फ़ायदा अमेरिकन इकोनॉमी का यहाँ पे भी होता है कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रही है या ये वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उस तरह नहीं हो पा रहा था। अब हुआ क्या कि कंपनी तो फिर भी आ गई है, लेकिन क्या है कि अपनी इंडिजिनस कंपनियां जो खुद की कंपनी है वो यहाँ पे ग्रो कर गई हैं, और यहाँ पे अब टफ कंपटीशन होगा। अब यहाँ पे प्राइसेस का हो या क्वालिटी का हो या किसी भी किस्म का कंपैरिजन जो है, वो पूरी एक मार्केट में चॉइस मिलेगी जो कस्टमर है, जो एंड यूज़र है उसको, और उसकी वजह से आपको पता है फिर बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है जब कॉम्पिटिशन होता है। और वर्सेस मोनोपोली कि एक कंपनी उसने पूरी मार्केट घेरी हुई है और वो अपनी मर्जी के फैसले करेगी और लोगों को लेना पड़ेगा, और एक तरफ जो कॉम्पिटिशन है तो वहाँ मोनोपोली क्रिएट नहीं हो सकती। तो ये हर लिहाज से बेहतर ही हुआ है, और सलाम है नितिन गडकरी को, जिस तरह उन्होंने इस विजन को आगे रखते हुए टेस्ला जैसी इतनी बड़ी कंपनी को, जो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड एंड बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो व्हीकल से सेल करते हैं कंपनी है, तो उसने जो है अब घुटने टेक दिए हैं इंडिया के आगे। इसमें ये बात नहीं है कि हम तारीफ़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसमें जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि अब उन्होंने किया है। अब इस पर क्या बोले कि नितिन गडकरी को इसका श्रेय नहीं जाता या उनको इसका क्रेडिट नहीं जाता,
जाता है, बिल्कुल जाता है। उन्होंने कहा आता है तो आए, अगर टेस्ला नहीं आता है, आता, नहीं आता तो ना आए। तो अब आपने सामने साबित किया कि कितनी ऐसी कंपनीज हैं इंडिया की अपनी, जिन्होंने मेक इन इंडिया जो ईवी व्हीकल्स हैं वो बनाई है। बेशक स्टार्टिंग स्टेज में इसके मुकाबले में नहीं होंगी टेस्ला के, नो डाउट, लेकिन ग्रो तो किया है, मार्केट में थोड़ा सा अपना सर तो बाहर निकाला है, चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, R&D की है, काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो अब टेस्ला के आने से और फ़ायदा होगा इस तरह, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था और बिलाखिर दे रहा है, दुरुस्त है, वही वाली बात है। तो टेस्ला अब इंडिया में आ रहा है। अच्छा, वो जो पत्थर वाले टाइप थे वो कह रहा था कि नुकसान लिथियम। हो रहा है, वो क्या है? वो लिथियम है। वो लिथियम एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे बैटरीज बनती हैं, जो हमारे मोबाइल की बैटरी है या गाड़ियों की बैटरी है या बाकी जितनी भी होती हैं। तो लिथियम ही उसमें सबसे मेन रोल है इसका, बाकी चीज़ों का भी है लेकिन लिथियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। क्या वो उसमें नुकसान हुआ उनका? नहीं, नुकसान नहीं हुआ। वो ये कि उनको मिला है इंडिया से, मतलब ये अच्छा, ज़मीन के अंदर से खुदाई करके और सारा रिसर्च करके ना, ठीक है। रियासी, जम्मू में और भी एक दो जगहों पे, इनको हैदराबाद वाली साइड पे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, दूसरी साइड, लेकिन जम्मू में जो है रियासी जो जगह है वहाँ पे तकरीबन 60 लाख टन का जो है मिला था, और जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इन्होंने डिस्कवर कर लिया है। और ये कितनी देर चल सकता है ये तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, अगर कोई इस बारे में जानता है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 60 लाख टन जो है कितने सालों तक जो है कितनी गाड़ियाँ जो है सालाना बने। तो खाली अगर वो जा रहा है ईवी में, अगर बाकी इंडस्ट्री में भी जा रहा है फिर तो ज़ाहिर है जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा ओपिनियन था, आप लोगों ने अपना ओपिनियन लाजमी बताना। अगर आप भाई को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।